आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक ISS एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब ISS का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें GS और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और GS अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया या सैम्पलिंग हो गया या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी ISS की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा WhatsApp नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट ISS जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर जो बाद में आप देखो क्वेश्चन तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, और मैं इसमें ये सारी चीज़ें ना दिखा करके मैं आपको डायरेक्ट पहले यहाँ से सही समझाऊँ। देखो वेरिएंस आपको बताना है, और किसका बताना है, एस्टीमेट का बताना है, पॉपुलेशन टोटल का। तो चूंकि अगर जो बाद में आप हमसे पढ़ोगे तो वहाँ पर देखोगे मैं जितने भी आपको वेरिएंस के फार्मूले पढ़ाऊँगा वो पॉपुलेशन मीन के लिए पढ़ाऊँगा, पॉपुलेशन टोटल के लिए पढ़ाऊँगा नहीं, बट उसका मैंने तरीका बताया है कि वैसे निकाला जाता है, वो सारी में सेम है। क्योंकि अगर जो आप सबके लिए अगर पढ़ने चलेंगे तो आप ये समझ लो कि आपके पास बहुत फार्मूले हो जाएंगे, बट आपको तरीका आता होगा तो आप तुरंत कर लोगे। अब देखो होता क्या है कि ये हमारा होता है क्लस्टर सैम्पलिंग का वेरिएंस का फार्मूला होता है n, ये हमारा होता है n स्मॉल n, और ये हमारा SB। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, चूंकि एस्टीमेट बोला गया है तो एस्टीमेट जैसे ही होगा तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है तो वो हमारा होता है n और कैपिटल में m होता है। सैंपल का जो साइज़ होता है वो हमारा होता है स्मॉल n कैपिटल में m। i बराबर इसके लिए जब आप देखोगे i बराबर 1 2 डॉट डॉट कैपिटल n, और j बराबर अगर देखोगे तो 1 2 डॉट डॉट कैपिटल m। और यही सैंपल के लिए देखोगे तो i बराबर 1 2 डॉट डॉट कैपिटल n हो जाएगा, सॉरी स्मॉल n हो जाएगा, और j बराबर हमारा होगा 1 2 डॉट डॉट कैपिटल m।
ये चीज़ें आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर स्मॉल मतलब एस बी, ये हमारा होता है बिटवीन, मतलब जो क्लस्टर होते हैं क्लस्टर के बिटवीन, बिटवीन क्लस्टर का ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा होता है n-1 समीशन j बराबर 1 to n, और ये हमारा हो जाए i बराबर 1 to n, ये हमारा हो जाएगा y i j माइनस का y, और ये हमारा हो जाएगा i इसका स्क्वायर। अब देखो y i जो हमारा होता है वो क्या होता है 1/M होता है, समीशन j बराबर 1 to n होता है, सॉरी m होता है, और ये हमारा होता है y i j होता है। इसी तरह से y मतलब पॉपुलेशन के लिए तो ये हमारा हो जाएगा n m समीशन i और j का लगेगा, यहाँ पर n और यहाँ पर m होगा, यहाँ पर y i j होगा। इसी तरह से आप इसको अगर थोड़ा सा हम अच्छा चलो यहीं पे बता देते हैं। ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 n हो जाएगा, और ये यहाँ पर समीशन i बराबर 1 से n हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा y i कैपिटल में। तो ये हमारा कुछ फार्मूला होता था। अब यहाँ पर दोबारा देखो हम लिख रहे हैं, और ये देखो ये हमारा हो गया, और ये जब चूंकि इसके लिए लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर 1 से n, मतलब स्मॉल के लिए लिख रहे हैं, बिटवीन के लिए तो ये देखो y i j माइनस का y और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला बस आपको यहाँ पर मैच कर लेना है, जहाँ पर है वो आपका हो जाएगा। हाँ अच्छा, ये तो हमने टोटल के लिए बता दी, वो मीन के लिए बताया। देखो टोटल का फार्मूला क्या होता है, देखो y बार बराबर अगर जो बाय द वे आपको आइडिया है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/n समेशन yi, या इसी को हम लिख सकते हैं y और ये हमारा n हो जाएगा। तो इसी तरह से y बराबर ये हमारा क्या होता है सैंपल टोटल या पॉपुलेशन टोटल जो भी n, और ये हमारा हो जाएगा ये। अब चूंकि हमें एस्टिमेट चाहिए तो एस्टिमेट ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा yc हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इस वेरिएंस इस पे लगाएंगे तो ये हमारा n का स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा फार्मूला हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ n स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ये देखो फार्मूला कहाँ पर है, और वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पर n से एक n कट जाएगा, तो यहाँ पर अगर जो बात हम देखें तो देखो ये हमारा है, फिर देखो ये हमारा, देखो ये देखो दे रखा है ये, और ये पूरा हमारा अब देखो यहाँ पर t में दे रखा है। तो वही चीज़ जो मैंने बहुत बार बोली है, इस बार भी मैं बोल रहा हूँ। देखो बहुत बार आपको दे रखा होगा कुछ और, पढ़ना आपको वही है जो आपने पहले पढ़ रखा है। देखो ये ज़रूरी नहीं, कभी हो सकता है वो यहाँ पर टी की जगह पर जेड कर दें, तो आपको घबराना नहीं है। आपने जिस हिसाब से जिस नोटेशन में पढ़ी हैं आपको उसी नोटेशन में चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो ये भी नहीं होगा, ये हमारा सही हो सकता है, बट यहाँ पर देखो ये हमारा ये n नहीं है तो ये भी इसलिए गलत हो जाएगा, ये तो गलत है ही है। यहाँ पर देखो ये हमारा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल हमारा सही यही रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये भी हमारा हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम देखें, अब देखो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर लिखा है कि मीन स्क्वायर विद इन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज लार्जर देन पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। मतलब ये बोल दिया गया है कि आपको विद इन जो पॉपुलेशन मीन है वो क्या है, लार्जर है, मतलब ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, जो पॉपुलेशन का दे रखा है। ये अगर जो बाय द वे है, तब आपसे पूछा गया है कि क्या इसके लिए सही होगा। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है WOR, इसका ये वेरिएंस ज़्यादा होता है, और जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है उसका कम होता है। तो अब यहाँ पर अगर जब हम देखें तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो हमारा होगा, अगर हम प्रिसीजन अगर यहीं पे अगर हम निकाल लेते हैं तो देखो WOR का प्रिसीजन ये कम हो जाएगा और इसका हमारा ज़्यादा हो जाएगा प्रिसीजन। तो यहाँ पर लिखा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज़ मोर प्रिसाइज देन WOR, तो यहीं पर ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट अगर जो देखो तो लेस लिखा है तो ये तो बात गलत है। फिर लिखा है इक्वली, तो ये भी कोई बात मतलब नहीं बोला गया है। फिर यहाँ पर देखो कि स्ट्रैटिफाइड के बारे में बताया गया है, तो ये भी चीज़ आपको नहीं बताई गई है, मतलब ये इससे कंपैरिजन नहीं होता है। देखो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक तो बात आपको ध्यान देनी है, पहली बात तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। जब कभी ट्रेंड की बात करेगा तब वहाँ पर थोड़ा देखा जाता है, तब वहाँ पर स्ट्रैटिफाइड होता है, देन सिस्टमैटिक होता है, देन वहाँ पर देखोगे हमारा होता है SRS। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये बेस्ट हमारा रहेगा और ये वास्ट, बट इसके केस में थोड़ा सी चीज़ें बदल जाती हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसमें इसकी वजह से नहीं पूछा गया था। तो ये हमारा ये भी हो गया। देन इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें, फिर आपसे 40 नंबर, अब यहाँ से सैम्पलिंग के क्वेश्चन समाप्त हो गए, जो लगभग में मुझे लगता है 12 से 13, 1 मिनट में बता देता हूँ चलो आपको।
कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जो अभी तक मतलब मैंने एनालाइज़ किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखो रैंडम वेरिएबल जो हमारा है टॉपिक, रैंडम वेरिएबल प्लस एक्सपेक्टेशन प्लस एमजीएफ प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से 19 क्वेश्चन अभी तक जो मैंने एनालाइज़ किए हैं वो पूछे गए हैं। सेकेंड कोरिलेशन प्लस रिग्रेशन, तो यहाँ से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड अगर जो बाद में आप देखो मल्टीवेरिएट से, तो मैंने बोला था 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर्थ सैम्पलिंग से भी 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिफ्थ अगर जो बाद में एनोवा प्लस डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ से अगर जो आप देखोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 11 क्वेश्चन। और 6 नंबर अगर जो बाद में आप देखोगे इन्फ्रेंस, तो इन्फ्रेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्फ्रेंस जिसमें टेस्टिंग ये सारा सब आ जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन 7 नंबर जो हमारा इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज़, एडवांस टाइम सीरीज़, यहाँ से अगर क्वेश्चन देखोगे तो आप लगभग में देखोगे 13 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। और जो 8 नंबर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक जिसमें जीडीपी हो गया, एग्रीकल्चर सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, एनएसओ, ये सारा मतलब जब, तो इसमें देखोगे इसमें भी लगभग में 14 क्वेश्चन। तो ये इस तरह से ये जब आप पूरा लगाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, और उसी बेसिस पे आपको तैयारी भी करनी है। देखो पूछने को बहुत कुछ पूछ सकता है, बट एक ट्रेंड अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उस हिसाब से मेहनत कर पाओगे। अब सिंपल सी बात है, अगर जो अब ये डेटा जो मैंने आपको बताया है, ये में भी अभी पेपर आए तो उसमें ये ना फॉलो हो। हाँ, ये भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो मैं पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसमें 180 क्वेश्चन है, तो इसके बेसिस पे मैंने बताया है। बट जो आप आरपीएससी का एग्जाम जो देने जा रहे हो उसमें 110 क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल सी बात है, वैसे भी इसमें जितना भी रहेगा, इस बार ये 19 पूछा गया है तो ये लगभग में रह जाएगा आप 13 मान लो, यहाँ पर आप मान लो 2 मान लो या 3 मान लो, यहाँ पर आप मान लो 5, यहाँ पे भी 5, इसी तरह से यहाँ पे 8, यहाँ पे आप 10 मान लो, यहाँ पे आप 9 मान लो, यहाँ पर आप 10 मान लो, ये इस तरह से। तो इस तरह से कम भी हो जाएंगे और कभी देखोगे कहीं से ज़्यादा भी आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा ही करना है ट्रेंड पे। देखो ट्रेंड बदल भी सकता है, वो उसके नॉलेज और वो क्या मतलब पूछना चाहता है इस बार, वो चेक करने के लिए कुछ भी दे सकता है। बट हाँ, आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो उसके जो क्वेश्चन होते हैं, ये मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर देखे होंगे जैसे आईएसएस एग्ज़ाम, आरबीआई, गेट जैसे एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम कुछ हैं, उनके स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड तरीका है कि यहीं से पूछा जाएगा। बट ज़्यादातर कुछ एग्ज़ाम जो मैंने देखे हैं, जैसे यूपीएससी, वो सॉरी यूपी करवाता है, एसओ का एग्ज़ाम करवाया, पता नहीं कहाँ से उन्होंने जो दिया, मतलब उन्होंने पहले से ही बता रखा था कि 30 क्वेश्चन, सॉरी मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 4 यहाँ से, 8 यहाँ से या 10 यहाँ से, वहाँ से उन्होंने पूछे नहीं। किसी एक टॉपिक को इतना पूछ लिया कि हालत ख़राब हो गई। तो ये थोड़ा जब होता है तब मतलब वो पेपर या वो जो भी संस्था उसको कराती है तो उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता। अब जैसे आईएसएस एग्जाम है, यूपीएससी करवाता है, उसका एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, उसको तुम अगर देखोगे, उसके 8 से 10 साल के अगर पीवाईक्यू अगर तुम एनालाइज करोगे तो आप इतना आपके माइंड में आ जाएगा, ये नहीं आएगा कि नेक्स्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये जरूर आ जाएगा कि हाँ यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ से। अब कुछ थोड़ा बहुत देखो, एक होता है कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, आउट ऑफ जो आपने बताया उसके बेसिस पे ना दे करके। अब जब इन्होंने जो सिलेबस दिया, आप सपोज मान लो कि अभी तक कोरिलेशन और रिग्रेशन से 4 क्वेश्चन आते थे, अब अभी आने वाले टाइम पर कर दे 30 क्वेश्चन, तो ये थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड नहीं हुआ। स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे से चलती हैं। अब इसमें देखो एनोवा के लिए पूछा गया है कि इसमें एजम्पशंस जो होते हैं वो कौन कौन से सही हैं। तो देखो एक तो ये हमारा दे रखा है कि इफेक्ट शुड बी एडिटिव, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर जो बाद में आप मॉडल अगर आप पढ़ते होंगे आईजे एनोवा में, तो ये हमारा एक मिनट म्यू और ये हमारा होता है अल्फा ई, ये हमारा होता है ई आई जे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखते हैं तो ये म्यू हमारा होता है ओवरऑल मीन, ये हमारा होता है इफेक्ट ऑफ आईएच ट्रीटमेंट, ये होता है रैंडम एरर। तो यहाँ पर अगर जो बाद में सपोज हम मान लेते हैं कि कोई फर्टिलाइज़र का आपको मतलब आप टेस्ट करना चाहते हो, फर्टिलाइज़र 2 प्रकार का है, एक ए और एक बी मान लेते हैं, 2 प्रकार का है। ये अगर 10 है, 10 केजी यूज़ किया है, इसको अगर मान ले 5 केजी यूज़ किया, तो इनको जब ऐड करेंगे, एडिटिव का मीनिंग यही हुआ कि एडिटिव वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता है। तो ये जो इनके इफेक्ट्स हैं क्या एडिटिव हैं, तो बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है कि जो इनके एरर हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 और एंड मतलब जो वेरिएंस है, मतलब ई आई जे ये बोल रहा है, और ये क्या होता है आई आई डी होता है नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट का मतलब यही हो गया कि
उनका जो मीन है, उनका जो वेरिएंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको अगर जो बात में आप इस तरह से भी सोचना चाहो तो इकोनोमेट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा हेट्रोसिटी और आपने नॉन ऑटो कोरिलेशन ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ये भी सही है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन IID तो मैंने बोला ही है, तो ये हमारा आल हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर जो हम लोग बढ़ें, देखो लिखा है एक्सपेक्टेड मीन स्क्वायर। ये जो है एनोवा टेबल में टेबल आर द सोर्स विच रिवील्स, मतलब क्या रिवील करता है। तो ये आपको देखो ये बताता है क्या ये रिवील करता है। ये देखो हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ये रिवील करता है कि विच फैक्टर इज टेस्टेड, मतलब कौन से फैक्टर हैं जिनको आप टेस्ट कर रहे हो अगेंस्ट एरर टर। तो ये इसके लिए ही होता है। और ये देखो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको भैया याद ही कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से जब चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा आप ये कह सकते हो कि ये सीधे सीधे ये रिज़ल्ट होते हैं। तो ये रिज़ल्ट आपको ध्यान रखने, या फिर आप इसको अच्छे से मतलब पढ़ो, तब आपको ये चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगी, अदरवाइज़ इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग क्वेश्चन देखें, देखो कुछ हैं जो स्टेटमेंट वाइज हैं, उनको आपको याद रखना है, जैसे वहाँ से रिलेटेड अगर कुछ आए तो आप तुरंत कर पाओ। देखो नेक्स्ट यहाँ से क्या है कि लिखा है कि वेरिएंस, मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो एनोवा है वो यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में कौन सा इसमें मॉडल यूज होता है। तो देखो फिक्स मॉडल सबसे बेस्ट होता है और वही यूज होता है, उसका रीज़न भी है। फिक्स मॉडल यूज़ करने का रीज़न क्यों है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो जैसे फर्टिलाइज़र हो गया या कौन सी वैरायटी की बीज हैं या कौन सा इरिगेशन मतलब आपको यूज़ करना है, वो पहले से ही प्री डिसाइड करता है या मतलब फिक्स कर देता है, फिक्स मानते हुए वो चलता है। तो इसमें फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड RPSC जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है LSD लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो यहाँ से देखो आपसे पूछा गया है 6x6 का, तो ये M×M के लिए देखो क्या होता है वो ज़रा देख लो। तो ये हमारा हो गया सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन हमारा SS होता है, देन आप देखोगे MS, देन आप F रेशियो। तो यहाँ पर देखो पहले होता है हमारा रो हो गया, फिर हो गया कॉलम, फिर हो गया ट्रीटमेंट, फिर आपका हो गया एरर, फिर आपका हो गया टोटल। तो देखो ये हमारा होता है M×M, तो यहाँ पर M-1 होता है, यहाँ पर M-1 होता है, यहाँ पे भी M-1 होता है, यहाँ पर M-1 होता है एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई में M-2 होता है, और यहाँ पर होता है M²-1। ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब RBD, LSD, CRD, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये आपको ध्यान भी रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो F क्या होता है, F यहाँ पर निकालने के लिए होता है MSR अपॉन में एरर लिखा जाता है MSE। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके लिखोगे। देखो F कैसे वर्क करता है, तो F बराबर SSR और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, F डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही लिखा जाता है अगर जो बाद में आपको याद हो, SSE डिवाइडेड बाई M-1 M-2, तो वही हो जाएगा कॉमा और M-2 और M-1 मल्टीप्लाई में है। तो यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ पर आप समझो, पहले तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, चूँकि आपसे F रेशियो पूछा गया है तो सिंपल सा मैंने बताया है, क्या बताया है M-1 कॉमा M-1 और ये हमारा हो जाएगा M-2। तो यहाँ पर M की वैल्यू 6 दे रखी है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 हो जाएगा। जैसे ही 5, तो आप ये देख लो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा 5 और ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो ये यहाँ पर अगर जो हम देखें सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से अगर जो CRD के लिए अगर जो बाद में हम देखें, CRD के लिए F क्या होगा, तो F यहाँ पर जो होता है वो होता है K-1 और ये हमारा होता है स्मॉल का n माइनस का K, ये हमारा इसके लिए होता है। RBD के लिए क्या होता है, RBD के लिए अगर जो बाद में ब्लॉक के लिए देखो लिख रहे हो तो यहाँ पर हो जाता है R-1 और ये हमारा होता है R-1
C माइनस का 1, ये ब्लॉक के लिए हमने लिखा है। देखो ब्लॉक के लिए R यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हम C यूज़ करेंगे। देखो यूज होने को कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही है। एरर, ये सिंपल सी बात है, ये हमारे एरर हो गए। तो अगर जो बात है मिसिंग वैल्यू, अगर एक मिसिंग वैल्यू है, इसमें तो मिसिंग वैल्यू नहीं रहेगी, RBD में अगर मिसिंग वैल्यू है तो एरर का जो फार्मूला होता है, तो देखो R माइनस का 1 और C माइनस का 1, ये तो हो ही गया, उसमें से एक माइनस कर देंगे। अगर 2 एरर हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो M एरर है तो M माइनस कर देंगे। और इसी तरह से LSD में जो अगर जो बात में एरर अगर हम देखें तो देखो M माइनस का 1 और M माइनस का 2, अगर एक एरर है तो एक से माइनस कर देंगे, ज़्यादा एरर है तो उसी तरह से ये कर लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देन इसके बाद में देखो लिखा गया है कि एक कोई फील्ड है, मतलब फील्ड लेआउट किसका, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, जिसमें ब्लॉक्स को किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। तो ये देखो इसमें 2 केस होते हैं, वो दोनों केस हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही होता है। तो देखो एक तो पैरेलली भी आप किसी भी डेटा को, जैसे बाद में ये खेत है और यहाँ पर अगर जो बाद में आप इस तरह समझो कि यहाँ पर ये जो हमारा है, जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आप जाते हो तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर अच्छी उपज है, मतलब कम उपज है, और यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर अगर 2 कुंटल गेहूँ हो रहा है तो यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, मतलब इस तरह से। तो अगर जो बाद में आप देखो डेटा को, अगर जो बाद में सपोज इस तरह से अगर डिवाइड कर दिया, इस तरह से, ये पैरेलली हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही डेटा में, अब सपोज ये वाला अगर ब्लॉक बना था ये वाला, तो देखो इसमें 2 से लगा करके 10 के बीच में, मतलब कम उपज से मैक्सिमम उपज का ये एक आपको ब्लॉक दिया है। तो यहाँ पर अगर आप डेटा देखो तो ये होमोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि यहाँ डेटा अलग अलग है। होमोजीनियस क्या होता कि अगर इसको हम परपेंडिकुलर इस तरह से डिवाइड करते तो अब इसके बाद सपोज ये, तो यहाँ पर 2 2 वाले सारे रहेंगे, यहाँ पर 3 3 वाले रहेंगे, यहाँ पर 4 4, इस तरह। तो ये होमोजीनियस हमेशा देखो ब्लॉक क्यों बनाए जाते हैं, ब्लॉकिंग इसलिए ही की जाती है कि जिससे कि आप इफेक्ट अच्छे से चेक कर पाओ। तो यहाँ पर अगर जो आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप मार्क करके भी रखिएगा कि परपेंडिकुलर इसी तरह से डायरेक्शन में फर्टिलिटी ग्रेडियंट को चेक किया जाता है, देखा जाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो हम लोग देखें, देखो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में ऑल इफेक्ट्स एंड उसके जो सम ऑफ स्क्वायर हैं, जिनको डायरेक्टली, इस वर्ड पे बहुत फोकस करना, अगर डायरेक्टली नहीं लिखा होता तो ये दोनों सही हैं, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन सही होता। बट चूंकि डायरेक्टली लिखा है तो इस केस में यहाँ पर एड्स मेथड होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये देखो अब ये सारे क्वेश्चन, अब इसमें मैं क्या आपको अलग से बताऊँ, तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान ही रखनी है, जैसे ये क्वेश्चन आए आप तुरंत कर लो। देन देखो नेक्स्ट,